हाँ जी। आज का हमारा चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत ही, जिसको आप कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री का जो अनइमेजिनेबली, जो बैड फेस जिसे हम कह सकते हैं, जहां पर ह्यूमंस को इतना बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया, और उन ह्यूमंस में स्पेशली जो एक स्पेसिफिक कॉम ज्यूज को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और ये कोई, आप ये समझ लें कि जितना भी आप चीज़ें अभी तक आपने अपनी लाइफ में पढ़ी हैं या आगे पढ़ेंगे, शायद इतनी बड़ी कोई टॉर्चर की स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी, ना कभी आगे शायद सुनेंगे। मतलब ये इतना ज़्यादा इनफेमस है ये चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कि इस दौरान जो भी हुआ उसके लिए आज तक भी उस चीज़ का बदला लेने के लिए कई चीज़ें की जाती हैं। जैसा मैंने बताया कि ये स्पेसिफिकली ज्यूज़ के ऊपर, जर्मन या जर्मनी के अंदर जो हिटलर नाम से, क्योंकि ये नाम इतना बदनाम है हिटलर, जैसे अगर कोई ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता तो उसे हम हिटलर का नाम दे देते हैं, तो उसका इसके पीछे लॉजिक है कि हिटलर उसे कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही अत्याचारी हो। तो हिटलर कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग अत्याचारी हो, लेकिन हिटलर एडोल्फ हिटलर नाम से जो एक जर्मन रूलर बना, और इसकी एक बड़ी ऐसी हिस्ट्री थी कि जिसमें ये, मैं आपको कुछ शॉर्ट में चीज़ें बताना चाहता हूँ इसके बारे में, कि ये एक पेंटर बनना चाहता था। ये जब बचपन में पेंटर बनना चाहता था, लेकिन इसके फादर ने इसको अलाउ नहीं किया। तो ये ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि ये अगर पेंटर बन जाता तो शायद ये इतना ह्यूमन लाइफ का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता। एस्टिमेट अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि हिटलर के इस इनह्यूमन रूल की वजह से 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को मारा गया था, जो कि एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। 1.5 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। और बड़ी ही जो इनके टॉर्चर कैंप्स जो इन्होंने बनाए थे, जिनमें स्पेशली ज्यूज को अलग अलग जगह से लेकर आया जाता था, और वॉर में जो देश हार जाते थे उनके प्रिजनर्स को इनके टॉर्चर कैंप्स में, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, ऑशविट्स करके इनका एक टॉर्चर कैंप था जो इतना इनफेमस था कि वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लाखों लोगों को वहाँ पर लाकर उनको मारा गया था और इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया था, जो अनइमेजिनेबल तरीके से जिस तरह से लोगों को वहाँ तड़पाया जाता था। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताऊं, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुई तो उस समय कहा जाता है कि वहाँ पर ऑशविट्स के अंदर बच्चों के, मेन के, वुमेन के जो हेयर्स होते हैं, जो उनके सिर के हेयर्स होते हैं, वो 6332 किलो के आसपास हेयर मिले थे। यानी कि एक हेयर, अगर आप किसी के हेयर देखें उसका वेट कितना कम होता है, यानी कितने लाखों लोगों को इस दौरान वहां मारा गया होगा, जलाया गया होगा। हिटलर ने, कहते हैं कि उस समय ऐसे तरीके ढूंढे थे लोगों को मारने के कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसा हुआ था। क्योंकि अगर किसी इंसान को, अगर आपको तलवार से काटना हो, जैसे पहले पुराने ज़माने में, जैसे चंगेज़ खान के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ऐसे ही और बहुत सारे, नादिर शाह, ऐसे बहुत सारे ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने बहुत लोगों को मारा, लेकिन हिटलर इन सब से बहुत ज़्यादा आगे चला गया, क्योंकि उसने जो मॉडर्न, उस समय के मॉडर्न तरीके थे, उसने ऐसे गैस चैम्बर्स बनवाए थे जहाँ पर एक साथ 5000, जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब होते थे, उनको एक साथ खड़ा किया जाता था, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो 5000 लोग जो थे वो राख बन जाते थे, क्योंकि उनको नीचे से, ज़मीन से इलेक्ट्रिसिटी का 440 वॉट का करंट, या फिर जितना भी वॉट का वो करंट वहाँ से फ्लो कराया जाता था, कि वो लोग कुछ सेकंड्स में ही राख हो जाते थे। और ऊपर से अगर कोई बच भी जाए गलती से किसी तरीके से,
तो ऊपर से उसके पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी। इसके बारे में कई ऐसी बड़ी ही दर्दनाक कहानियाँ हैं कि कहते हैं कि जिन लोगों को इस समय गैस चैम्बर्स में गैस जो ऊपर से जो पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी, उससे वो गैस जब ऊपर उठती थी, जैसे गैस धीरे-धीरे ऊपर उठती थी, तो लोग अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करके अपने बच्चों को अपने हाथों से ऊपर कर देते थे, ताकि किसी तरीके से शायद कुछ 1 सेकंड के लिए भी हमारा बच्चा एक्स्ट्रा जी सके। ऐसी बड़ी सारी मतलब वहाँ पर ऐसी कहानियाँ हैं कि भई कोई अगर वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता था, तो जो फेंस होती थी, वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का करंट होता था उसमें कि उस फेंस पे चिपक कर बहुत सारे लोग मर जाते थे। और कई लोग आप विश्वास नहीं करोगे कि लोगों को पता होता था कि इस फेंस में बहुत तेज़ करंट है। लोग इतना परेशान हो जाते थे उन टॉर्चर कैंप्स में कि कई लोग खुद जाके चिपक जाते थे उन फेंस के साथ, कि वो कहते थे हमें जीना ही नहीं है। इस तरह की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाए। कि लोग अपनी जान दे देते थे, इतने बुरी लोगों की वहाँ पर हालत उन लोगों ने कर दी थी। और ये सब जो हुआ उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई, जिसके बारे में अब देखेंगे, तो जर्मनी जब उसमें हारा और हिटलर के बारे में कहा जाता है कि हिटलर उसमें मर गया, लेकिन इसको लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज है कि हिटलर शायद जिंदा है, जिंदा बच गया वहाँ से और उसको कहीं किसी चैम्बर के थ्रू उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो उसके बाद कभी उसको पता नहीं लगा पाया कि हिटलर कहाँ है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी उस समय। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई, तो ये जो टॉर्चर कैंप्स में जब लोगों को वहाँ से निकाला गया, लाखों लाखों लोगों को वहाँ पर ले जाया जाता था, उसमें से कुछ 6-7 हज़ार लोग एक टॉर्चर कैंप में बच गए। तो कहते हैं वहाँ से जो जो मेन वहाँ के जनरल थे, जो ये सब एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे, वो लोग वहाँ से बच के भाग गए। और उसके बाद ज्यूज़ ने अपना एक अलग देश बनाया, इज़राइल। जैसे आज भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है वो, इज़राइल उस कंट्री का नाम है। तो कहते हैं कि आज के टाइम पे इज़राइल के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, क्योंकि जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इज़राइल को बुरे तरीके से ट्रीटमेंट मिला ज्यूज़ को, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कि कोई हमें हरा नहीं पाए। तो उस चीज़ से जब वो इज़राइली, जिन्हें आप कह सकते हैं, उनका काफ़ी अकेला इज़राइल ने कहते हैं कुछ दिनों के अंदर 10 देशों को हरा दिया था। इज़राइल का जो बहुत तगड़ा आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चलता है अरेबिया या फिर जैसे ये इस तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि जहाँ पर इज़राइल उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिस जगह पर, वहाँ पर जो ज्यूज़ ने अपना जो इज़राइल नाम से जो कंट्री को बनाया, वहाँ पर इस्लामिस्ट कंट्रीज़ को काफ़ी ऑब्जेक्शन था उस पर कि उनकी स्पिरिचुअल प्लेस को उन्होंने एक तरह से, उनका कहना था कि ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसके नाम से वहाँ पर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मोसाद। ये मैं आपको थोड़ा चैप्टर से हटके बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मोसाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो जनरल्स बच के भाग गए थे नाजीज वहाँ से, उनको ढूंढ ढूंढ के पूरी दुनिया भर में उन्होंने जाके मारा। और उनके जो ऑपरेशंस हैं, उन्होंने किसी दूसरी कंट्री में घुस के वहाँ पर छुपे हुए अपनी आइडेंटिटी को छुपा छुपा कर वो जनरल्स रहते थे, उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने, और वो बड़े ही जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं कि आप उनको ढूंढ कर उनसे दोस्ती करके उनको पागल बना के और उनको फिर मार के, और कई बार तो ऐसा हुआ कि उन लोगों ने अपनी कंट्री तक भी उनको लेकर आ पाए। वो मतलब बड़े ही आप कहते हैं फिल्मी स्टाइल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे जनरल्स को पकड़ा जो नाजीज जनरल थे। तो नाजीज के अगेंस्ट जो गुस्सा है वो इजराइलीज ने उसको बहुत आप कह सकते हैं कि रिवेंज जो है उसका पूरा लेने की कोशिश की है। और हो सकता है आज भी ये मोसाद जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आज भी काम करती हो। तो वापस आते हैं ज़रा चैप्टर की स्टार्टिंग पर। इसके अंदर भी जो आपने जो कहानी सुनी है स्टार्टिंग में, हेलमत के नाम से एक लड़का है, बॉय है, जो कि अपने बेड में लेटा हुआ है और वो परेशान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उसके फादर जो है एक काफ़ी नामी गिरामी फिजिशियन है, और अब वो ये बात कर रहे हैं आपस में कि क्या इस समय उनको अपनी पूरी फैमिली को मार देना चाहिए
या फिर खुद सुसाइड, अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए और फैमिली को कहीं भेज देना चाहिए। अब उनको वो ये बात कह रहे हैं उनके फादर के उनको डर है कि जो एलाइज है, एलाइज कौन है, जो जर्मनी के अगेंस्ट जो ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो कहते हैं अब वो हमारे साथ वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा हमने कमज़ोरों के साथ और जीव्स के साथ किया था। और अगले दिन वो हेलमट को, उसके फादर जो है वो जंगल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो एक साथ गाने गाते हैं और एंजॉय करते हैं। और बाद में हेलमट के जो फादर थे उन्होंने खुद को गोली मार ली। हेलमट को ये याद है ये बात। मतलब मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पर जो आप बातें पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल चीज़ है जिसका ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो हेलमट जो है उसको याद है कि उसके फादर की जो यूनिफॉर्म है उसको जलाया गया था, जहाँ पर उनकी फैमिली का फायर प्लेस था, शमशान घाट कह सकते हैं, और उसके ऊपर खून लगा हुआ था क्योंकि उनकी डेथ जब हुई थी। तो वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था उससे कि ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स, कि उसके 9 साल तक उसने घर पे खाना नहीं खाया, ये सोचकर कि कहीं उसके फादर ने जैसे सुसाइड कमिट किया, कहीं उसकी मदर भी उसको खाने में जहर देकर मार ना दे। और हेलमट जो है, मतलब उसके साइकोलॉजिकल इतना ज़्यादा उसके ऊपर असर हुआ था। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi। जैसा मैंने आपको बताया कि नाजिज्म जो है वो एक ऐसी फिलॉसफी थी जिसने उस समय के ज्यूज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इनह्यूमन क्राइम्स किए थे। मतलब लोगों को आप कह सकते हैं कि जितना बुरे से बुरी सिचुएशन अगर किसी के लिए क्रिएट की जा सकती है वो वहाँ पे क्रिएट कर दी गई थी उन टॉर्चर कैंप्स के अंदर। और नाजीज़ का ऐसा मानना था कि वो पूरी दुनिया में अपना राज जमाना चाहते हैं, और वो जो है सुपीरियर आर्यन रेस हैं नाजीज़, और वो जो है पूरी दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हैं। तो उनकी जो ये फिलॉसफी थी कि पूरी दुनिया हमारे गुलाम होनी चाहिए और हम पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब उन्होंने खुद को इतना सुपीरियर मान लिया था, और दूसरों को, क्योंकि हिटलर का ये मेन एम था कि वो पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था और खुद दुनिया का राजा बन जाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। नाजिज्म जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि कुछ एक दो चीज़ें कुछ गलत काम किए, ये पूरा पूरा सिस्टम था नाजिज्म। यानी एक ऐसी सोच थी, एक ऐसी फिलॉसफी थी नाजिज्म की, जिसमें ज्यूज़ के अगेंस्ट स्पेशली हेट्रेड का एक पूरा एजेंडा फैलाया गया। और इसमें इस सोच के अंदर ये कहा गया कि जो प्योर आर्यन जर्मन रेस है उसको पूरा हक है पूरी दुनिया पे राज करने का, लेकिन उसके लिए उनको पूरी दुनिया को जीतना पड़ेगा अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। और इस दौरान जब हिटलर जब पावर में आया, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जैसे बताई उसके बारे में, कि हिटलर एक पेंटर बनना चाहता था। बड़ा होकर फिर वो जर्मनी की आर्मी में भी उसने लड़ाई लड़ी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो था जर्मनी की तरफ से, उसकी फोटोग्राफ भी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। तो ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मन की ये नाजिज्म की फिलॉसफी कहाँ से आई, ये मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जब हारा तो बहुत बुरे तरीके से वो हारा, और उस दौरान जर्मनी में कई सारे ऐसे लोग थे जो, क्योंकि जर्मनी को बहुत बेइज्जत किया गया था उस समय, बहुत ज़्यादा जर्मन्स को इसमें आप कह सकते हैं कि उनके साथ बड़ा गलत ट्रीटमेंट किया गया, कि जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भर गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के 20 साल के अंदर अंदर जर्मन जो थे, क्योंकि जर्मन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे तो उनसे उनके बहुत सारे एरियाज़ उनसे छीन लिए गए, जोग्राफिकल एरियाज़, उनका बहुत सारा पैसा, उनकी आर्मी, सब कुछ उनसे एक तरह से ले लिया गया था। मतलब एक तरह से उनको
बहुत ही गरीब करके छोड़ दिया गया था, और उनके साथ ऐसी ट्रीटीज की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बहुत उसमें फेमस है, जिसकी वजह से जर्मन जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी उनके साथ चीज़ें हुई, उन चीज़ों ने उनको बहुत, इट्स लाइक कि भाई जैसे मान लो कोई अगर आपसे लड़ने के लिए आए और आप उसको इतने बुरे तरीके से पीट कर वापस भेज दो, और वो अपने दिल पे इस बात को इतना ज़्यादा ले ले कि उसके बाद वो रोज़ एक्सरसाइज करे और रोज़ अपने आप को स्ट्रांग बनाए, और एक दिन आके आपके ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो ये कुछ इस तरह का वहाँ पर हुआ था सिस्टम। तो हिटलर जो था, जैसे मैंने बताया, हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हिटलर ज्यूज़ को हर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार मानता था जर्मनी की, क्योंकि ज्यूज़ की हिस्ट्री थोड़ी ऐसी रही थी कि उन्हें बेईमान या चीटर माना जाता था, कि जिस तरह का ज्यूज़ का जो कल्चर था उसके अंदर उनको ये माना जाता था कि ये लोग जर्मनी को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसकी भी अपनी हिस्ट्री है पूरी। तो मई 1945 में जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया, तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अलाइज के सामने। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉयबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली, हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर मतलब जो ये सब तरह के ज्यूज़ के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जो फैलाता था, उसका नाम था गॉयबल्स, और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन में एक बंकर के अंदर, अप्रैल में कहा जाता है, सुसाइड कर लिया था एक साथ। यानी उन्हें समझ में आ गया था कि अब जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही बुरे तरीके से लोगों को टॉर्चर किया था अपने टॉर्चर कैंप्स में। उन्हें समझ में आ गया था अगर वो पकड़े गए तो उसकी उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा दी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सुसाइड ही कमिट कर लिया। मतलब हिटलर को आप ऐसा कह सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की वर्स्ट ह्यूमन बींग्स में से उसको माना जाता है। एट द एंड ऑफ द वॉर एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग, और जब वॉर खत्म हुई तो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल, यानी कि जो एक कोर्ट था, इंटरनेशनल कोर्ट था न्यूरमबर्ग में, उसको नाजी वॉर क्रिमिनल जो थे, यानी कि जिन लोगों ने जो लोग पकड़े गए थे इस नाजी फिलॉसफी को फॉलो करने वाले जो लोग पकड़े गए थे, उनको यहाँ पर सज़ा देने के लिए ये कोर्ट बनाया गया था। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, यानी कि जर्मनी के जो उस समय जिन लोगों ने ये नाजिज्म की फिलॉसफी को अपनाया था और उन्होंने जो जो क्राइम्स किए थे इंसानियत के खिलाफ, क्योंकि ये 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को मारना, उसमें से बहुत बड़े नंबर्स में ज्यूज थे, तो इससे बहुत सारे सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस रेज हुए कि इंसानियत किस लेवल तक गिर चुकी है, कि क्या हम जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। और एक्चुअली में आप कह सकते हैं उस समय जानवर भी जो है वो ज़्यादा फार बेटर दिख रहे थे इंसानों से, जो उस समय हुआ। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर। जेनोसाइडल वॉर क्या होता है? जहाँ पर आप किसी एक कौम को इकट्ठे लाखों लोगों को आप इकट्ठे मारते हैं, और इनके अंदर यूरोप के जो ज्यूज थे खास करके वो शामिल थे इसमें। ज्यूज के अलावा जिप्सीज भी थे, ब्लैक्स एंड जिप्सीज। तो ऐसा कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, 70,000 जर्मन्स वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। तो ये भी इनका सिस्टम था कि अगर कोई मेंटली और फिजिकली कमज़ोर है तो उसको मार दिया जाए।
क्योंकि अगर वो किसी फिजिकली या मेंटली अगर किसी काम नहीं आ सकता तो उसको जीने का हक नहीं है। तो जैसा कि आप देखते हैं आगे, बाय गैसिंग देम इन द वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑशविट्स। ऑशविट्स एक बहुत ही इनफेमस टॉर्चर कैंप था। न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, यानी कि जो 11 जो है मेन नाजीज थे उन्हें मारा गया, वहाँ पर उनको डेथ सेंटेंस दिया गया, और बाकी कईयों को पूरी लाइफ के लिए इम्प्रिजनमेंट उनको दे दी गई। और द रेट्रीब्यूशन did come, yet the punishment of the Nazis was far short of the brutality and extent of their crimes। यानी उनको सजा तो दी गई, लेकिन जो क्राइम्स उन्होंने किए थे उसके आगे ये सजा कुछ भी नहीं हुई। The Allies did not want to be as harsh। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी, क्योंकि अलाइज जो थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने जर्मन्स के साथ जो ट्रीटमेंट किया था, जो हार्श ट्रीटमेंट किया था, उसकी वजह से जर्मन्स में जो गुस्सा था उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। तो अब जो नाजीज थे उनके साथ इस तरह का वैसा हार्श ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते थे एलाइज, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर फिर से ऐसा कुछ जर्मन्स के साथ किया जाएगा तो जर्मन्स फिर से इस चीज़ का गुस्सा लेकर आगे चल सकते हैं और फिर से कोई ऐसी बड़ी वॉर को क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। नाउ अब यहाँ पर इसके बाद हमें बताया जाएगा कि कैसे वाइमर रिपब्लिक, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी की बहुत बुरी हार हुई, तो जर्मनी के अंदर कैसे वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ, एंड फिर आगे चल के वाइमर रिपब्लिक को कैसे हटाया गया और उससे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसकी तरफ ये आगे की चेन बनी। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को बहुत बुरे तरीके से हार मिली थी, और जर्मनी ने शुरू में तो कुछ देशों को जीत लिया, लेकिन जैसे फ्रांस और बेल्जियम को जर्मनी ने जीत लिया था, लेकिन जो अलाइज थे, जब यूएस उनके साथ एंट्री की यूएस ने 1917 में, तो जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, और जो जर्मनी के साथ सेंट्रल पावर्स थी, तो आप कह सकते हैं अलाइज अलग थे और सेंट्रल पावर्स अलग थी। अलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया थे। बाद में यूएसए की एंट्री से अलाइज और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और जर्मनी को और जो सेंट्रल पावर्स थी बाकी की, उनको हारना पड़ा। नाउ और जो जर्मनी का जो एम्परर था उसको हटा दिया गया, जिससे एक नई तरह की पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था, जिसे वाइमर रिपब्लिक का नाम दिया गया, जिसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया गया, जहां पर डेमोक्रेसी के थ्रू जर्मनी को आगे चलाया जाना था। लेकिन इस सिस्टम को बहुत सारे जर्मन जो थे वो वीक मानते थे। ये मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में ज़रा ध्यान रखना कि जर्मन जो थे वो बड़े एग्रेसिव लोग थे। वो मानते थे कि उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, नेशनलिज्म मतलब कि वो ये मानते थे कि जर्मन जो हैं वो किसी से कम नहीं है। अगर उनकी किसी ने बेइज्जती की है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किसी को अगर आप किसी बच्चे को आप थप्पड़ मार के या उसकी बेइज्जती करके उसको भेज दो, और वो अपने दिल पे इतना ज़्यादा उस चीज़ को लगा ले कि वो उसके बाद लगातार अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करके फिर आपकी पिटाई करने आए, तो कुछ ऐसा सिस्टम था जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ तो कुछ इस तरह से हुआ था कि जैसे उसकी पिटाई करके उसको गंजा करके उसको गधे में घुमा के काला करके मुंह काला करके उसको पूरे मार्केट में जैसे घुमाया गया हो, तो ऐसी कुछ बेइज्जती उसकी हुई, तो जिसको जर्मन्स भूल नहीं पाए और उन्होंने उस चीज़ को दिल पे ले लिया।
तो जो जर्मन्स थे वो वाइमर रिपब्लिक, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाना था, उससे खुश नहीं थे। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो बहुत ही हार्श ट्रीटी थी। जैसा मैंने कहा कि उसको बहुत बेइज्जत किया गया था जर्मनी को उस ट्रीटी में। जर्मनी की जो ओवरसीज कॉलोनीज थी उनको, उनकी पॉपुलेशन का 1/10 हिस्सा, उनके जो टेरिटरीज थी, एरिया था उनका जोग्राफिकल, उसका 13% उनसे छीन लिया गया। उनके आयरन के 75% और 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, इन सबको छीन कर दे दिया गया। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने जर्मनी की मिलिट्री भी उनसे छीन ली ताकि उसको और कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये जो बेइज्जती थी इसकी वजह से, इसके अलावा जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड का भी कंपनसेशन देने के लिए फोर्स किया गया। और अलाइड आर्मीज जो थी उन्होंने 1920s में जर्मनी की बहुत सारी जो रिच राइनलैंड रिसोर्स रिच, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज थे उनके नेचुरल, उनको भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बेइज्जत करके जर्मनी को छोड़ा गया था। अब इस वॉर का क्या असर हुआ? जो वाइमर रिपब्लिक जो पिक्चर में आया, वाइमर रिपब्लिक जो था उसको खुद जर्मनी के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो रिपब्लिक जो था उसके अंदर एक तरह से ये चीज़ मानते थे जर्मन कि अगर ये वाइमर रिपब्लिक ज़्यादा वीक ना होता तो जर्मनी कुछ बहुत कुछ अचीव कर लेता, या जर्मनी को इतने बुरे तरीके से हारना ना पड़ता, या जर्मनी अपनी हार का बदला लेने की कोशिश करता। तो ऐसे वाइमर रिपब्लिक के बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको टारगेट किया गया। उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से बुलाया गया। और जो एक नई सोच पैदा हुई जर्मनी के अंदर, वो सोच एक रिवेंज वाली सोच थी, बदला लेने की सोच थी। और जर्मनी के अंदर अब जो सोल्जर्स थे उनको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाने लगा, क्योंकि सबको ये लगने लगा था कि हमारी पूरी जो इज्जत है हमारे देश की वो सोल्जर्स के हाथों में है। और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो ये, उन्होंने लोगों के दिमाग में सोच डाली कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मस्कुलिन होना चाहिए, यानी कमजोरी छोड़ के हमें लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा खराब लाइफ जीनी पड़ती थी। और जो सोल्जर्स थे जब वो पकड़े जाते थे वॉर के अंदर तो उनके बहुत बुरे तरीके से, या फिर उनकी जो ट्रेनिंग होती थी उसमें उनको बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो हार की वजह से जर्मनी जो था उसकी सोच ऐसी बन गई थी कि उसको स्ट्रांग बनना है। तो उसके लिए जो भी किसी भी तरीके से, चाहे टॉर्चर करके, कैसे भी करके, जो आर्मी थी, सोल्जर्स थे, उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने का पूरी कोशिश की गई। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्मी में शामिल करने के लिए उनकी प्राइड के साथ उसको जोड़ा गया कि अगर आप आर्मी में शामिल होगे तो आप देश की प्राइड हो। जैसे आज आप देखते हो हमारे देश में भी आर्मी को बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि आर्मी देश को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जर्मनी में ये चीज़ एक अलग ही लेवल पर चली गई कि वहाँ पर लोगों ने सब कुछ भूल गए, क्योंकि जर्मन की बेइज्जती बहुत हुई थी जर्मन की। तो उनको ये लगा कि उनकी अब ज़िंदगी का एक ही मोटिव है, इस बेइज्जती का बदला लेना, और आगे से कोई उनको कुछ ना कर पाए। तो इस गुस्से में उन्होंने ज्यूज के अगेंस्ट जो भी किया वो सारा का सारा जर्मन्स को एक ऐसे लेवल पर, नेशनलिज्म के लेवल पर ले गया, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म, कि अपने देश को अच्छा प्रूव करने के लिए या अपने देश को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने
इतने सारे लोगों को मार दिया कि उनके प्रति इतनी हेट्रेड उनके मन में भर गई, उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाए, उनके लिए फिल्में बनाई गई उनके अगेंस्ट, ज्यूज के अगेंस्ट। जैसे कहीं ना कहीं मैं इसको कहूंगा कि आज के टाइम पर भी अगर किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर दूसरी कोई कम्युनिटी कोई हेट्रेड फैलाती है तो वो एक प्रोपेगेंडा है जिससे कि कम्युनिटीज में आपस में लड़ाई हो और जो गलत तरह के लीडर्स हैं उनको इसका फायदा मिल सके अपना पॉलिटिकल। तो वो रिलीजन के बेस पर लड़ाइयाँ करवाई जाती है, दंगे करवाए जाते हैं, तो जो माइनॉरिटी में है उसको तंग करने की कोशिश की जाती है ताकि उसको एक्सप्लॉइट करके पावर हासिल की जा सके।